नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम अमन है और मैं आपका स्वागत करता हूं टोटल एजुकेशन चैनल पर। हम अपना रिसोर्स एंड डेवलपमेंट चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं। उसका पहला पार्ट हमने पहले क्लियर कर चुका है। आपने नहीं देखा हो तो आप देखिए ज़रूर। तो हमने पहले कहाँ तक पढ़ चुके हैं हम देखते हैं। देखिए, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट हम स्टार्ट कर चुके हैं। तो रिसोर्स पढ़ लिया, एक तो इंडिपेंडेंट क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स कर लिया हमने। ठीक है, हम कहाँ रुके थे बेसिकली। हम एक तरीके से यहाँ पर यह प्रॉब्लम क्रिएटेड बाय इनडेक्सिमेटेड यूज ऑफ रिसोर्स बाय मैन। देखिए, ये मैन का मतलब है कि लोगों के द्वारा। इसमें यह नहीं कि बस जो बॉयज़ या मेल है वही करते, नहीं, जो भी इंसान है वो इस मैन का मतलब। ठीक है, तो अब देखिए, हमने पहले पढ़ चुके हैं कि रिसोर्स किस तरह से डेवलप किए जाते हैं ना, और रिसोर्स किस तरीके से बनते हैं, रिसोर्सों के किस तरीके से डिवाइड किए गए हैं। तो अब वो रिसोर्स चलते जा रहे हैं अच्छी तरीके से, पर उसमें कई सारे लोगों ने, इंसानों ने उसमें कुछ छेड़छाड़ी करी रिसोर्स में। तो देखिए, छेड़छाड़ी क्या करी उन्होंने। तो मैनी रिसोर्स गोट डिप्लेटेड, एग्जाम्पल फॉरेस्ट, मतलब उसको हटा दिया हो रिसोर्स। जैसे फॉरेस्ट, अब फॉरेस्ट में लोग लकड़ियाँ काटते हैं और थोड़ी वो लकड़ियाँ काटे रिसोर्स के लिए, डेट इज सफिशिएंट, पर पूरा जंगल ही साफ़ कर रहे हैं, तो वो चीज़ सही नहीं है। तो ये कारण हम लिख सकते हैं कि ठीक है, रिसोर्स आर accumulated in the hands of few individuals, they divided society into rich and poor। ठीक है, बिल्कुल। तो इसका मतलब ये है कि कई रिसोर्स को हमने गलत हाथों में दे चुके हैं, और उन्होंने क्या करा, उन्होंने रिसोर्स को रिच एंड पुअर में डिवाइड कर दिया। ठीक है, उन्होंने रिसोर्स को क्या है, डिवाइड कर दिया बेसिकली। और उन्होंने क्या करा, ग्लोबल वार्मिंग होने लगी। इस तरह से उन्होंने रिसोर्स को अनडिस्क्रिमिनेटली यूज किया। और ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लेशन, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशंस आर अदर प्रॉब्लम्स, ये सारी प्रॉब्लम थी। इन वजह से उन्होंने ये प्रॉब्लम सहन करी रिसोर्स ने, जो कि लोगों के द्वारा से की गई थी। ठीक है, आगे चलते। अब जब ये इस तरीके से रिसोर्स का सही तरीके से यूज़ नहीं कर रहे थे ना लोग, तो लोगों ने तो जो लोग थे उन्होंने सोचा कि हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना चाहिए। अब आप सोच रहे हो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट है क्या। तो देखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट वो चीज़ है कि जिससे हमें इन्वायरमेंटल, जो इन्वायरमेंट है अपना, वो डैमेज ना हो। ठीक है, डैमेज ना हो, और हमें उस रिसोर्स को इतनी अच्छी तरीके से डेवलप्ड भी करना चाहिए जिससे जो फ्यूचर जनरेशन है ना, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं आए, और फ्यूचर जनरेशन, जो प्रेजेंट जनरेशन है, वो भी उस चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ ना करे। तो इसका अपन ये बहुत सीधे समझ सकते हैं कि हमें रिसोर्स को इस तरह से डेवलपमेंट करना चाहिए कि जिससे एनवायरमेंटल को भी डैमेज ना हो, और प्रेजेंट जनरेशन को भी ऐसी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना हो कि फ्यूचर जनरेशन पर, और इन तरह रिसोर्स को प्रयोग भी नहीं लेना है ओवर कि फ्यूचर जनरेशन के लिए बचे ही। ठीक है, आया समझ में? बिल्कुल आना भी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें एक नंबर में क्वेश्चन 100% बनता है, और इस बार तो MCQs आने वाले हैं, तो इसमें से भी एक क्वेश्चन तो बनेगा ही सही। आगे चलते हैं। अब एक चीज़ में NCERT में बुक में दी गई, इस स्लाइड में नहीं दी गई कि रियो डी जेनेरियो और एजेंडा क्या है ना। तो इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट
लोग चाहते थे। तो रियो डी जेनेरियो थी एक ब्राज़ील में कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी 1992 में बुलाई गई थी। 1992 में जून का टाइम था, जून का महीना था। उस टाइम क्या हुआ, ब्राज़ील के अंदर 100 ऑफ लोग आए थे और उन्होंने फिर 100 लोग थे, उन्होंने अपना एक कन्वर्जेशन पे आए कि हमें इस तरह से सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है। और वो फिर उन्होंने एक आइडिया निकाला, एजेंडा 21। एजेंडा 21 इसलिए निकाला क्योंकि एक तो एजेंडा लगाना था, 21 इसलिए लगाया दिया क्योंकि वो जो वहाँ पे 21 प्रॉब्लम्स पेश करी गई थी, वो जो रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में हुआ था, तो वहाँ पर ये चीज़ हुई थी, 21 प्रॉब्लम्स बताई गई थी, तो इसलिए उसका नाम रख दिया एजेंडा 21। एजेंडा 21 में यूनाइटेड नेशनल इन्वायरमेंटल डेवलपमेंट जो ये एक कॉन्फ्रेंस है, तो इसने क्या करा, वहाँ पर सिग्न करा एजेंडा 21 को आगे। फिर उन्होंने इस तरह से एजेंडा 21 निकाला और जो लोकल गवर्नमेंट थी, और उन्होंने एजेंडा में ये बताया है कि जो वहाँ की लोकल गवर्नमेंट है, जैसे मानिए राजस्थान, तो राजस्थान की जो गवर्नमेंट है जैसे भी कांग्रेस, तो उसको जिम्मेदारी सौंप दी गई कि भाई तुम्हारा स्टेट का तुम जानो, ठीक है। तो ये एजेंडा 21 था और रियो डी जेनेरियो, उसको मैंने एक शॉर्ट फॉर्म में बता दिया। आगे चलते हैं। आगे रिसोर्स प्लानिंग है क्या, तो देखिए रिसोर्स प्लानिंग है क्या, तो देखिए रिसोर्स प्लानिंग हमें क्यों ज़रूरी है। एक तो यह है, रिसोर्स प्लानिंग को अनइवन और अनइवन तरीके से मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। जैसे मान लीजिए झारखंड में कोई फैसिलिटीज़ है तो राजस्थान में नहीं, इस तरह से अलग अलग तरीके से वो डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है ना। एक तो ये, और रिसोर्स प्लानिंग इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि एक तो हमें प्लानिंग चाहिए। देखो टेक्नोलॉजी ने बना दी, प्लानिंग चाहिए कि किस तरीके से उसे यूटिलाइज़ करे ताकि वो रिसोर्स बने और लोगों को उससे हेल्प मिले, ठीक है। ये एक छोटी सी डेफिनेशन थी रिसोर्स प्लानिंग की। ये रिसोर्स प्लानिंग का आपको वर्ड समझ में आ चुका था, ये खुद इम्पोर्टेंट लाइन, इसे रीड करिएगा। आगे स्टेज ऑफ रिसोर्स प्लानिंग। अब हमने रिसोर्स प्लानिंग कर ली, पर उस तरह को हमने किस तरह से हम उसे प्रयोग करते हैं ना, तो उसमें एक पहला वर्ड है आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन दिया। आइडेंटिफिकेशन क्या है, आइडेंटिफिकेशन क्या है, इसके अंदर पहले हम रिसोर्स को आइडेंटिफिकेशन करेंगे। पहले रिसोर्स को देखेंगे कि हाँ वो एक्चुअली में रिसोर्स है या फिर वो बस ना है रिसोर्स का। तो रिसोर्स को जब हम आइडेंटिफिकेशन कर दें तो वहाँ पे लोग होंगे जिनको जिम्मेदारी सौंपी गई होगी कि आइडेंटिफिकेशन कर क्या हो रिसोर्स को, तो वहाँ जाएंगे, वहाँ पे मैपिंग करेंगे, वहाँ पे खोज करेंगे कि हाँ रिसोर्स की जो इन्फॉर्मेशन मिली है हमें वो सही है गलत है। चलो आइडेंटिफिकेशन मिल गई, हमने उसे सर्वे मैपिंग भी कर लिया। अब प्लानिंग ऑफ एक्सप्लॉयटेशन कि हमने उस रिसोर्स को बना तो लिया कि हाँ ये रिसोर्स है, हमने आइडेंटिफिकेशन कर लिया, पर उसे किस तरीके से हमें उसमें कुछ टेक्नोलॉजी इंक्लूड करनी पड़ेगी। तो क्या क्या टेक्नोलॉजी इंक्लूड करनी पड़ेगी, उसे डेवलप करना पड़ेगा ताकि वो लोगों के लिए यूज़ करने में आसानी हो। क्लियर। मैचिंग रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स विद नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स। अब हमने रिसोर्स को आइडेंटिफिकेशन कर लिया, ठीक है, हमने रिसोर्स को आइडेंटिफिकेशन कर लिया, प्लानिंग कर ली। तो ये जो टॉपिक है मैच रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स विद नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स, ये वो चीज़ है कि मतलब हमें कुछ बेसिकली डेवलपमेंट जो बना उसे हमें एक तरीके से कैलकुलेट करने पड़ेगा कि अगर वो रिसोर्स बना है तो ये नेशनल की इकोनॉमी में कुछ फ़ायदा दे रहा है या फिर ऐसे ही, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए पेट्रोल, हमने रिसोर्स आइडेंटिफिकेशन करा, उसकी प्लानिंग करी, एक्सप्लोइटेशन करा, लोगों में उसने सर्व भी करी, टेक्नोलॉजी फुल डाली गई, पर बाद में
लोग उस पेट्रोल को यूज़ नहीं कर रहे, वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चला रहे हैं। तो इसमें क्या हुआ, कुछ फ़ायदा नहीं हुआ गवर्नमेंट का मैचिंग ऑफ, मतलब उसने मैच करा तो उसने कुछ नेशनल का फ़ायदा नहीं हुआ, तो फिर वो भी एक तरीके से डेवलपमेंट में हाथ नहीं खिलाएगा, क्योंकि उसमें वेस्ट हुआ बेसिकली। जब उसे लोग खरीद नहीं रहे तो डेवलपमेंट कैसे होगा रिसोर्स का, सब तो इलेक्ट्रिक बाइक यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर। आगे हम चलते हैं। जब हम आगे चलते हैं तो आगे है इम्पोर्टेंस ऑफ रिसोर्स प्लानिंग। अब क्या इम्पोर्टेंट है, ज़रूर इम्पोर्टेंट है रिसोर्स। आज इसमें कोई, ये तो बेसिकली एक सिंपल डेफिनेशन दे दिया आपको कि इट इज़ नेसेसरी फॉर बैलेंस डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। अगर रिसोर्स नहीं होगा तो डेवलपमेंट कैसे होगा कंट्रीज़ का। इसमें हम ये चैप्टर अपन यहाँ पढ़ रहे हैं ना, तो यहाँ पे इंडिया का नाम दे दिया गया है। ठीक है, तो हम इंडिया में तो इसलिए एग्जांपल देते हैं कि इंडिया, बट यहाँ पे कंट्री होगा बेसिकली कि इट इज़ नेसेसरी फॉर द बैलेंस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ देयर ओन कंट्री भी लिख सकते हैं, तो अपन यहाँ पे इंडिया लिख दिया है। ठीक है, तो इट इज़ नेसेसरी फॉर बैलेंस डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हम लिख सकते हैं। अब यहाँ कुछ रीजन्स में रिसोर्स तो है पर प्रॉपर टेक्नोलॉजी नहीं है। जैसे मैंने एक जहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है, सम रीजन ऑफ इंडिया आर रिच इन सर्टन रिसोर्स एंड पुअर इन सम अदर रिसोर्स। डेवलिंग, कई लोग रिसोर्स इस तरह में कई सारी चीज़ में रिच है और उसी स्टेट में कई सारी चीज़ों में पुअर है, जो राजस्थान है। अब राजस्थान पुअर है, अपने वाटर की काफ़ी ज़्यादा समस्या है राजस्थान के अंदर, बट वो डेवलप कर सकते हैं सोलर एंड विंड एनर्जी, जिससे मैंने एक पोटेंशियल रिसोर्स में पढ़ा था। नहीं देखा हो तो ज़रूर देखिए, वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो नहीं देखी होगी तो ये आपके ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आएगा। तो पहले फर्स्ट पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट है, तो उसमें उन्होंने पढ़ा था कि पोटेंशियल है राजस्थान के पास, वो यूज़ नहीं कर रहे। तो यहाँ ये एक राजस्थान का पॉइंट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट क्लियर। दूसरा है सम रीजन्स आर सेल्फ सफिशिएंट वाइल अदर रीजन्स आर वेरी पुअर इन इम्पोर्टेंट रिसोर्स। एग्जाम्पल, मध्य प्रदेश इज रिच इन मैनी रिसोर्स बट लद्दाख इज पुअर इन रिसोर्स। हाँ, ये बात भी सही, ये भी वही चीज़ बोल रहा है कि वही मैंने बोला ना कि राजस्थान जिस तरह से पुअर है रिसोर्स में, बट सोलर एंड विंड एनर्जी में रिच है वो, और इसे सफिशिएंट, मतलब सम रीजन्स आर सेल्फ सफिशिएंट, मतलब कुछ स्टेट वहाँ पे पुअर हैं। और जैसे मध्य प्रदेश में एक एग्जांपल दिया है, जैसे सम रीजन्स आर सेल्फ सफिशिएंट वाइल अदर रीजन्स आर वेरी पुअर इन इम्पोर्टेंट रिसोर्स। जैसे मध्य प्रदेश है, अब मध्य प्रदेश रिच है रिसोर्स में, बट लद्दाख इज पुअर। मतलब इसमें पहले वहाँ पर हमने फर्स्ट एग्जांपल में देखा था कि एक स्टेट के अंदर ही हमने रिच और पुअर में डिफ्रेंशिएट कर दिया था। यहाँ पर सेकेंड पॉइंट में हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट है वेस्टेज ऑफ रिसोर्स कैन बी अवॉइडेड बाय प्लानिंग। तो वेस्ट रिसोर्स में है ना, उसे हम अवॉइड कर देते हैं प्लानिंग के अंदर, वो इंक्लूड नहीं किया जाता। एनवायरमेंट पोल्यूशन कैन बी रिड्यूस, एनवायरमेंट पोल्यूशन कैन बी रिड्यूस भी होना चाहिए, मतलब वो रिड्यूस, वो जो पोल्यूशन है उसे हम इंक्लूड नहीं करते इंपॉर्टेंस ऑफ रिसोर्स प्लानिंग में। इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है, जो फ़ायदा दे रहा हो। इम्पोर्टेंस ऑफ रिसोर्स प्लानिंग, क्या क्या इम्पोर्टेंस देता है रिसोर्स प्लानिंग, देता है सिस्टमेटिक तरीके से चलते तो डेफिनेटली वो फ़ायदा देता है। और एक्सप्लोटेशन ऑफ रिसोर्स कैन बी अवॉइडेड। ठीक है, एक्सप्लोटेशन होता है उसे हम अवॉइड कर देते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है रिसोर्स कन्वर्जेशन। अब रिसोर्स कन्वर्जेशन देखते हैं अपन। प्लान यूज फॉर रिसोर्स इन द ऑर्डर टू मीट द प्रेजेंट नीड्स एंड टू स्टोर अ पार्ट फॉर द फ्यूचर जनरेशन इज कॉल्ड रिसोर्स कन्वर्जेशन। कि हमने प्लान कर लिया रिसोर्स, हमने उसको मीट करा दिया कि प्रेजेंट जनरेशन लो भाई तुम तो फ़ायदा उठाओ इसके रिसोर्स का, पर हमें इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं उठाना, हमें थोड़ा स्टोर करके उसे बचा के रखना था कि फ्यूचर जनरेशन को भी वो सर्व कर सके। और इसे रिसोर्स कन्वर्जेशन, कंजर्व कर रहे, बचा रहे हैं हम, है ना। कंजर्व क्या मतलब, बचा रहे हैं, कंजर्व कर रहे हैं,
ज़्यादा कुछ खो नहीं रहे। फर्स्ट पॉइंट है many resources are non renewable and extensible. If we conserve them we can use them for a longer period of time. अब इसमें बताया कि कोई रिसोर्स है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स पढ़ा है आपने, जो कभी रिन्यू नहीं होता और होता है, और वो होता है तो लॉन्ग टाइम का बहुत ज़्यादा पीरियड मिलियंस ऑफ ईयर लगा देता है वो रिसोर्स करने में। ठीक है, तो यही बताया गया है कि वो लॉन्ग पीरियड कर देता है ना, तो हम उसे कंजर्व कि अगर एक तो हम उसे कंजर्व नहीं कर सकते, कई सारे रिसोर्स हैं जैसे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, हम उसे कंजर्व नहीं कर पाते, करेंगे तो भी काफ़ी लॉन्ग पीरियड टाइम तक कर पाएंगे। सेकेंड पॉइंट, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स हेल्प अस टू रिड्यूस वेस्टेज, इट विल हेल्प इन इकोनॉमिक प्रोसेस। बिल्कुल सही बात है कि हम जब कंजर्व करते हैं हम चीज़ को तो डेफिनेटली बचा रहे हैं, तो वो हमारे फ्यूचर रेज जो हमारे मतलब इकोनॉमी है उसमें पैसों के अंदर वो फ़ायदा देगा, इकोनॉमी डेवलपमेंट में ज़रूर फ़ायदा देगा। थर्ड पॉइंट, रिसोर्स कंजर्वेशन हेल्प अस टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट। बिल्कुल, जैसे मान लीजिए पेट्रोल है, अब पेट्रोल को हम ज़्यादा यूज़ करें ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है, बट अगर हम उसकी जगह इलेक्ट्रिक बाइक यूज़ करें तो वो हमारे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करेगा, हम कंजर्व कर रहे हैं। बिल्कुल, आगे चलते हैं। गांधी जी आइडिया ऑन रिसोर्स कंजर्वेशन, हो इसमें भी गांधी जी आ गए भाई साहब, हिस्ट्री में थे अब इसमें भी आ गए। अकॉर्डिंग टू गांधी जी देयर इज इनफ फॉर एवरीबडी नीड्स एंड नॉट फॉर एनीबडी नीड्स। इसका इम्पोर्टेंस क्या है कि गांधी जी का एक ठोट है, ये ठोट याद रख लेना कि हमें रिसोर्स है उसे इतना ज़्यादा यूज़ नहीं कर, ये मतलब रिसोर्स को यूज़ करो कोई दिक्कत नहीं है, पर जहाँ तक आप यूज़ करो जहाँ तक आपकी नीड सेटिस्फाई हो, पर इतना भी नहीं करना कि नॉट फॉर एनीबडी, मतलब ज़्यादा लालच नहीं लेना उस रिसोर्स का। ठीक है, ये एक कन्वर्जेशन है। greedy and selfish individuals and the exploitative nature of modern technology are the root causes for resource depletion. इस डेफिनेशन में क्लियर हो चुका होगा कि लालच और सेल्फिश इंक्लूड इंडिविजुअल्स कैन एक्सप्लॉइट नेचर्स, मतलब अगर आप लालच करते हो, आप अपने बारे में ही सोचते हो, तो नेचर को नुकसान देगा। ठीक है, he was against mass production and want to replace it with production of masses. वो मास प्रोडक्शन के अगेंस्ट है और रिप्लेसमेंट इट विथ प्रोडक्ट्स बाय मासेस। वो चाहते थे कि मैं मास प्रोडक्शन को रिप्लेस करूँ प्रोडक्शन मासेस। अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भैया जी, आपके 5 पॉइंट में पूछा जाता है ये, मतलब अभी तो क्या MCQs आएंगे तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होगा, पर पूछा जाता है, पूछा तो इसमें भी जाएगा। ठीक है, लैंड डिग्रेडेशन। अब लैंड है ना वो क्या हो रही है, धीरे धीरे आगे थोड़ी कमज़ोर हो रही है। अब भैया जी कमज़ोर क्यों हो रही है, वो कमज़ोर इसलिए हो रही है क्योंकि क्या है, जो लैंड है ना उस पर हम लैंड को अलग थोड़ी सही तरीके से यूजेस नहीं कर सही तरीके से नहीं कर रहे हैं हम, इस वजह से वो थोड़ी ख़राब हो रही है, वेस्ट में इंक्लूड हो रही है वो। जैसे डिफॉरेस्टेशन हो गया, डिफॉरेस्टेशन की वजह से हम क्या है, पेड़ होते हैं ना, उन पेड़ को हम काट देते हैं, तो ज़्यादा तरीके से हम काट देते हैं, तो वो नीचे जो मिट्टी होती है ना, लैंड होती है, वो पहले तो उस जो जड़ होती है वो मिट्टी को एकदम चिपका के रखती है, उसके अंदर जोड़ के रखती है, पर जैसे हम पेड़ हटा देंगे तो जड़ भी कमज़ोर होगी, जड़ भी हटेगी, तो वो जो लैंड है वो डिग्रेड होगी, डिस्ट्रीब्यूट होगी, तो उससे ही हम डिग्रेडेशन के रूप में जानते हैं। ठीक है, सेकंड है ओवर ग्रेजिंग। ओवर ग्रेजिंग क्या होता है, देखिए ओवर ग्रेजिंग थोड़ा ऊपर नीचे बोल रहा हूँ, कभी मैंने पहले डिफॉरेस्टेशन बोला जो कि इधर डिफॉरेस्टेशन, पर वो एक ही बात है। अगर मैं उस तरीके से बोलूँगा तो आपको शायद लर्न करने में ईजी होगा, इसलिए मैं उस वे में बोल रहा हूँ।
और ग्रेजिंग कैसे होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये लैंड है, ठीक है, ये एक लैंड है, ये देखिए इसके ऊपर ये सोइल है और यहाँ पर घास लगी हुई है ये। अब जब कोई एनिमल्स इसमें आएगा तो उससे यहाँ पे जाके खाएगा ऐसे, तो होगा क्या, ये धीरे धीरे ये होगी, ये घास निकलेगी धीरे धीरे निकलेगी और उसके साथ जब घास निकलेगी तो ये हल्की फुल्की सोइल भी उसके साथ जाती रहेगी, ठीक है। और इसे ही हम बेसिकली इंक्लूड करते हैं ऑर्गेनिज्म। मतलब हमें क्या करना चाहिए, वो भी कन्वर्जेशन हम पढ़ेंगे। तो एक तो इस वजह से हमारी जो ग्रेजिंग होती है वो हमारा सही पैटर्न नहीं है, जानवरों को खिला देती है। तीसरा आता है माइनिंग, ठीक है। माइनिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना, जैसे खुदाई करते लोग है ना इस चीज़ की, तो माइनिंग करने के बाद वो जहाँ जगह होती है उससे खाली छोड़ जाता है, तो उस वजह से भी एक ज़मीन निकल रही है ना, डिग्रेड हो रही है, तो लैंड डिग्रेडेशन में इंक्लूड हो जाता है। फिर है ओवर इरीगेशन। और इरीगेशन क्या करते हैं, जब पंजाब और हरियाणा में काफ़ी ज़्यादा पानी है, तो जैसे फॉर एग्जांपल ये लैंड है, ठीक है। अब ये लैंड है ना, अब यहाँ पे ये एक इस तरह बॉक्स बना दिया उन्होंने और यहाँ पर फसल उगा रखी है, ठीक है। यहाँ पर फसल उगा रखी है, यहाँ पर यहाँ उगा रखी है फसल। और इधर ये नहर बनी हुई है, वहाँ पे ज़रा नहर से ही फार्मिंग होती है, कैनल्स बोलते हैं, ठीक है। तो इनकी वजह से वो फार्मिंग यूज़ करते हैं उधर के लोग। तो नहर में से क्या है, जब इनको इस तरह से पानी जब ये डिस्ट्रीब्यूट करते हैं यहाँ पर, तो ये खुला छोड़ देते हैं इसको, मतलब पानी चलाया और घर भग गए, घर जाके बढ़िया सो रहे हैं वो। तो पानी क्या है, जितना सफिशिएंट था उतना इसने लैंड ने क्या करा, लैंड ने क्या करा दोस्तों, लैंड ने यहाँ पर पूरा जितना है उतना इसने पानी पिला दिया। पानी पीने के बाद जैसे मान लीजिए 1 घंटे में इसने इसका काम कर दिया, 1 आवर में पूरा जितना सफिशिएंट था उतना पानी मिल गया फसल को। पर जो इसका खेत का मालिक है वो 4 घंटे के लिए सो गया, तो 3 घंटा इसमें एक्स्ट्रा पानी लगा। अब एक्स्ट्रा पानी लगा तो जो ज़मीन है उसमें थोड़ा बहुत डिग्रेडेशन हो रहा है, धीरे धीरे डिग्रेडेशन, जो नीचे की जो सोइल मिट्टी है वो हट रही है, और इसे ही हम इंक्लूड कर देते हैं बेसिकली, ठीक है। ये होता है लैंड ये और इरिगेशन। फिर आता है मिनरल प्रोसेस इंडस्ट्रीज। अब मिनरल प्रोसेस इंडस्ट्रीज है क्या, तो देखिए जैसे कोई प्रोसेस इंडस्ट्री है ना, जैसे मान लीजिए एक सीमेंट है, सीमेंट की एक बिल्डिंग, सीमेंट की एक फैक्ट्री है, इंडस्ट्री है। अब वहाँ पर वो सीमेंट का काम होगा तो थोड़ी वो डस्ट बन के वो सीमेंट लोगों के घरों में या रोड पे कहीं जाएगी, तो क्या हो रही है, हाँ, तो वो खेतों में भी जाएगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए यहाँ पर खेत है, ठीक है, और इधर एक ये सीमेंट की इंडस्ट्री। अब इंडस्ट्री में जो धुआं होगा वो क्या होगा, यहाँ इस खेत में गिरेगा। जब ये खेत में यहाँ पर गिरेगा ना, तो जो सोइल है उसमें डस्ट पार्टिकल्स इंक्लूड भी होंगे, ठीक है, डस्ट पार्टिकल भी इंक्लूड होंगे उसके अंदर। ये देखिए डस्ट पार्टिकल भी उसमें इंक्लूड होगी, तो क्या होगा, जो सोइल है वो क्या है, सोइल और डस्ट मिक्स हो जाएगा, तो वो जो लैंड है उसको ख़राब कर रहे हैं, और उसे ही हम एक मिनरल प्रोसेस इंडस्ट्री में इंक्लूड कर दे रहे हैं, ठीक है। क्लियर हुआ, आगे चलते हैं।
लैंड कंजर्वेशन मेजर। तो लैंड कंजर्वेशन मेजर्स क्या है? जैसे डिफोरेस्टेशन, पेड़ हटा दो, उन्होंने बोला पेड़ अफोरेस्टेशन, पेड़ लगा भी दो भाई साहब। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने यहाँ पर ये पेड़ है, 2 पेड़ बना दिए मैंने, ठीक है। अब मैंने इस पेड़ को कट कर दिया कि भाई चल निकल, हम तेरे को रिसोर्स में यूज़ करेंगे। तो अब ये कहना चाहता है कि जब तूने चलो हटा दिया कोई दिक्कत नहीं, पर तू क्या कर, 2 पेड़ हटा रहा है तो 2 छोटे पौधे तू लगा दे भाई साहब। इससे क्या हुआ, ज़मीन वापस उसकी मेजर शेप में आ गई वापस, है ना। इसका मतलब है। फिर है ओवर इरिगेशन और ग्रेजिंग, जैसे मैंने बोला था ना। तो ओवर ग्रेजिंग क्या है? ओवर ग्रेजिंग के अंदर मैंने जैसे आपको बताया था कि ये नहर है, सॉरी ये बारिश को तो ज़्यादा बड़ी बन गई है ना। ये नहर है, नहर में उसने खेत में पानी पहुंचा दिया, यहाँ पूरी फसल को पानी मिल गया, तो वो लैंड डिग्रेडेशन हो रही है। तो हमने क्या कर दिया, और ये एक और चीज़ मैंने आपको बताई नहीं कि जब ये नहर से पानी गिरता है ना, तो यहाँ पर एक जगह में खड्डा भी होता है, तो उससे भी एक लैंड डिग्रेडेशन होता है, ठीक है। तो आप क्या करो भाई साहब, आप है ना, तो नहर से पानी मत पिलाओ, आप क्या करो, स्प्रिंकल्स लगा दो। देखिए जो गांव के लोग हैं वो जानते होंगे स्प्रिंकल्स क्या होता है, शहर के लोग नहीं जानते। तो स्प्रिंकल्स बेसिकली होते क्या है, इस तरह का एक पाइप होता है जिसमें काफ़ी सारे पाइप नीचे जुड़े होते हैं, जैसे ये दूसरा तीसरा ये जो होता है, इस तरह से वो इंक्लूड होता है, ठीक है। और यहाँ पर चक्री बना देते हैं फिर है ना, चक्री होती है। तो जिससे आपने इलेक्ट्रिसिटी से जब आपने अपने पानी के लिए वो जो बिजली उसमें डिस्ट्रीब्यूट करी, तो ये घूमने लग जाते हैं। तो जो चारों तरफ जो फसल होती है ना, उसके ऊपर से पानी दिलाते हैं, जितना सफिशिएंट हो उतना ये ऊपर से पानी पिला देते हैं। तो ऊपर से पानी पिलाते हैं ना, तो उससे अपनी जितना सफिशिएंट था पेड़ को उतना पानी मिल गया, और ज़्यादा कुछ लैंड डिग्रेडेशन भी नहीं हुई। इस तरह से आप कर सकते हो, ठीक है। फिर आगे चलते हैं हम अपना माइनिंग। तो हम क्या करें, रेगुलेटिंग माइनिंग करें, बिल्कुल जितनी मतलब ठीक ठाक रेगुलेटिंग माइनिंग करें, ठीक है। उसके बाद में आता है ओवर इरिगेशन और ग्रेजिंग, मैंने ओवर ग्रेजिंग की जगह आपको ओवर इरिगेशन का बता दिया। तो मैं वापस देखिए, और है ना, जहाँ थोड़ी मिस्टेक होगी, मैंने क्या करा, आपको ये पहले बता दिया ओवर इरिगेशन, ओवर ग्रेजिंग नहीं बताया ना। फिर अपना ये प्लांट का हो गया कि डिफोरेस्टेशन, तो अफोरेस्टेशन करो आप लोग, ठीक है। ये मैंने बता दिया आपको, अफोरेस्टेशन करो। तो हमारा यहाँ फर्स्ट पॉइंट डिफोरेस्टेशन का अफोरेस्टेशन हो गया। और ग्रेजिंग का मैं बताना भूल गया, उसकी जगह मैंने और इरिगेशन बता दिया, कोई दिक्कत नहीं। माइनिंग मैंने आपको समझा दिया। अब और ग्रेजिंग क्या है, और ग्रेजिंग जैसे मैंने आपको बताया था कि ये लैंड है, तो यहाँ पर ये चारा उगाएं, पशु आएगा इसे खाएगा। तो आप क्या करो, पशु भूखा तो रहेगा, खा लो भाई, कोई दिक्कत नहीं। पर हम क्या कर रहे हैं, हम आपका टाइम बना देंगे एक, मतलब टाइम क्या, टाइम ऐसे जैसे लैंड है, जब पशु आएंगे तो सब पे मत उसको चराओ वहाँ पे ना। अभी करो, आधी लैंड भी कर दो, इसमें चारा खिला दो, इसमें मत खिलाओ। तो इससे क्या है, सॉइल और ग्रेजिंग का हम कम कर सकते हैं, ओवर, ठीक है। तो इसका हम लिख सकते हैं मैनेजमेंट ऑफ ओवर ग्रेजिंग। उसके बाद में आता है
मिनरल प्रोसेस इंडस्ट्रीज, तो उसका है प्लांटेशन ऑफ सिल्क। जिसमें मैंने बता दिया कि ये लैंड है या एक इंडस्ट्री है, उसका यहाँ पर डस्ट और सोइल्स मिक्स होगी, है ना, तो सोइल की फर्टिलिटी कम करेगी, तो सोइल डिग्रेड होगा। तो आप क्या करें, दिमाग लगा दीजिए भाई साहब, आप कुछ मत करो, आप बेसिकली करो क्या, यहाँ पर पेड़ लगा दो, चारों तरफ आप पेड़ उगा दो, ये चारों तरफ। जब आप चारों तरफ पेड़ उगाओगे ना, तो जैसे यहाँ से ये सीमेंट आई तो पेड़ों में ही रुक गई, वहाँ पर। तो इस तरह से आप एक तरीके से सॉइल मिनरल प्रोसेस इंडस्ट्रीज को हम कम कर सकते हैं। आगे पॉइंट जब हम चलते हैं ना, तो अगला पॉइंट है अपना सॉइल हैज़ अ रिसोर्स। सॉइल हैज़ अ रिसोर्स, तो जानते हैं सॉइल रिसोर्स क्यों, चलते हैं आगे, कोई दिक्कत नहीं। द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट विच इज लूज ब्रोक एंड यूजफुल फॉर प्लांट इज कॉल्ड रिसोर्स। मतलब जो ऊपर की सरफेस होती है उसे हम रिसोर्स बोल देते हैं, उसे हम सॉइल बोल देते हैं। सिंपल सी बात है। सॉइल्स के अंदर क्या है, मिनरल्स पाए जाते हैं, इसके अंदर काफ़ी सारे, इसके अंदर मिनरल्स होते हैं, जैसे पोटास हो जाता है, फास्फोरस भी हो जाता है ना। आगे हम पढ़ेंगे किसकी सॉइल्स में कौन कौन सा होता है, किसकी सॉइल में कौन कौन से न्यूट्रिशन होते हैं, वो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे, थर्ड पार्ट में, क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी अगर हम इस पार्ट में इंक्लूड करेंगे। तो पहले तो हम जानते हैं सॉइल, उसमें सॉइल्स कंटेन्स ऑफ मिनरल्स मैटर्स सच एज सैंडी एंड क्ले एंड ऑर्गेनिक मैटर्स सच एज ह्यूमन बैक्टीरिया एंड अर्थवॉर्म्स। हाँ, सॉइल क्या करती है, एक तो यहाँ बताया है, जैसे प्लांट में भी इसका यूज़ होता है, प्लांट को ग्रो करने में हेल्प करता है। और जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, जैसे मान लीजिए चींटी हो गई, तो वो भी लैंड पे अपना घर बनाते हैं वहाँ, है ना, ठीक है, वो चीज़ होती है। ह्यूमन को भी ये करता है। ह्यूमन को कैसे करता है वैसे, ह्यूमन रहते किधर है, घर पे रहते भाई साहब, कैसी बात बोल रहा हूँ, बिल्कुल घर पे रहते हैं। घर कहाँ बना है, लैंड पे, और लैंड के ऊपरली पार्ट हो गया सॉइल, तो सॉइल पे भी बना है ना, वैसा सॉइल पे भी तो बना है, तो ये भी एक तरीके से हेल्प करता है ह्यूमन को भी। और जब आप, और ह्यूमन के जिंदा कैसे रहते हैं, फूड से रहते हैं, है ना, फूड से रहते हैं ये। तो फूड कहाँ होता है, यहाँ पर खेत में, और खेत कहाँ है, सॉइल में। सिंपल सी बात, इसमें कोई ज़्यादा बताने की चीज़ ही नहीं है, ये चीज़ हो गया, ठीक है, यही चीज़ है। आगे चलते हैं। फैक्टर विच इन्फ्लुएंस सॉइल्स फॉर्मेशन प्रोसेस। अब इसमें बताना चाह रहा है टॉपिक की, ये जो होता है ना, ये फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस सॉइल्स फॉर्मेशन प्रोसेस। तो मतलब सॉइल्स है तो सही, तो उसको क्या क्या चाहिए, जितना होना चाहिए, तो भाई क्लाइमेट चाहिए, तो एक तो क्लाइमेट ले लो, क्लाइमेट अच्छा होगा तो सॉइल अच्छी तरीके से लंबे टाइम तक चलेगी, जल्दी अच्छी रहेगी। टोपोग्राफी ऑफ द लैंड डिसाइड द कॉम्बिनेशन ऑफ सॉइल्स, ठीक है। नेचर ऑफ पेरेंट्स रॉक्स, इट डिसाइड compositions and textures of soil. Vegetation decide the amount of humus availability in soils. वेजिटेशन भी होना चाहिए, ये तो सिंपल से ये ज़्यादा पूछा भी नहीं जाता है ना। अब यहाँ हमने सॉइल्स क्लियर कर चुके हैं। अब आता है पॉइंट टाइप ऑफ सॉइल्स। दे आर 6 टाइप ऑफ सॉइल्स। कौन सी अवेलेबल सॉइल, तो कौन कौन सी सॉइल है, तो भैया जी इधर 6 प्रकार की सॉइल। कौन सी, एल्यूवियल सॉइल्स, रेड एल्यूवियल सॉइल्स, ब्लैक सॉइल्स, रेड एंड येलो सॉइल्स भी आता है, और लेटराइट सॉइल, एल्यूवियल सॉइल्स, इसको देखिए है ना, और माउंटेन सॉइल्स। तो देखिए आपकी बुक में लिखा है रेड
सॉइल्स उसे तो यहाँ येलो भी कर दीजिए ना, इसमें से लिखा नहीं जाएगा पर आप कर लीजिएगा, ठीक है। तो येलो एंड तो एलुअल सॉइल्स बुक में आपको लिखा है, और ये रेड एंड येलो सॉइल लिखा है आपकी बुक में। ब्लैक सॉइल का ब्लैक सॉइल लिखा है ना, लेटरेट सॉइल। तो एलुअल सॉइल्स हम क्लियर करा देंगे, ब्लैक सॉइल्स, रेड एंड येलो सॉइल्स, लेटरेट सॉइल। और ये डेजर्ट और माउंटेन सॉइल आपको समझ में नहीं आएगा कि आपकी बुक में इसमें अलग नाम से लिखा है। तो वो देखिए नाम क्या है इसको, एरिड एक सॉरी इसे क्या है, इसे क्या है, ये देखिए इसे एरिड सोइल बोल दिया है, और माउंटेन को फॉरेस्ट सोइल बोल दिया है। फॉरेस्ट फॉरेस्ट सोइल बोल दिया है, ठीक है। क्लियर हो चुका है। हम अगली वीडियो में 100% पढ़ेंगे। तो हमने क्या क्या पॉइंट क्लियर कर चुके हैं, तो इसमें काफ़ी सारे पॉइंट हम क्लियर कर चुके हैं यार, है ना। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपकी नज़रिए से, ज़रूर रीड करिए 100%। आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ आपको कमेंट बॉक्स में जाना है और वहाँ पे लिख देना है वेरी गुड वीडियो, और कुछ नहीं करना। और जैसी भी आपकी लगी हो, ठीक है, अगर बुरी लगी हो तो बुरी भी कमेंट करिए, नो इट डाउट, ठीक है। और जो लाल बटन सब्सक्राइबर का है ना, उसे ज़रूर दबा दीजिएगा और नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि जैसे ही हम अगली वीडियो लेके आएंगे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अलग सॉइल्स, ब्लैक सॉइल्स, ये टाइप ऑफ सॉइल्स, ठीक है। और को लाइक ज़रूर कर देना। लाइक करने से क्या है, एक तो हमारा कॉन्फिडेंस अप हो जाता है बिल्कुल। तो लाइक करना तो ना भूले दोस्त, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर सीइंग आवर वीडियो एंड सपोर्ट अस।